नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी के लिए कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर प्रथम का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी का वह रूप जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए कार्यालय हिंदी, बी राष्ट्रभाषा हिंदी, सी है संपर्क भाषा हिंदी और डी है सामान्य हिंदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कार्यालय हिंदी। यानी हिंदी का वह रूप जिसका सभी प्रकार के कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है उसे कार्यालय हिंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कार्यालय हिंदी की है? यानी नीचे जो विशेषता दी गई है उनमें से कौन सी विशेषता कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाली हिंदी की है? ए है वैज्ञानिकता, बी है अनुप्रयुक्तता, सी है भाषिक विशिष्टता और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी ऊपर जो तीनों विशेषता है तो कार्यालय हिंदी की ही विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि कार्यालय हिंदी जो होती है वो वैज्ञानिक होती है, वह आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में नहीं लाई जाती है, इसलिए अनुप्रयुक्तता भी उसकी विशेषता है। कार्यालय हिंदी की अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है, यानी भाषिक विशिष्टता है उसकी एक विशेषता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के सरकारी क्रियाकलापों के लिए सरकार या संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा को क्या कहते हैं? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी है संपर्क भाषा और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी राजभाषा। यानी सरकारी क्रियाकलापों के लिए अगर सरकार के द्वारा कोई भाषा स्वीकृत की गई हो या संविधान के द्वारा कोई भाषा स्वीकृत की गई हो तो उसे हम राजभाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है स्टेट लैंग्वेज, ऑप्शन बी है नेशनल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑप्शन डी है ऑथराइज्ड लैंग्वेज। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी राजभाषा के लिए संविधान में ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, संविधान सभा में दो शब्दों पर डिबेट चल रहा था, पहला स्टेट लैंग्वेज और दूसरा है ऑफिशियल लैंग्वेज। शुरुआत में इसे यानी राजभाषा को स्टेट लैंग्वेज की संज्ञा दी गई थी, लेकिन बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकार किया गया। यानी राजभाषा को संविधान में वर्तमान समय में ऑफिशियल लैंग्वेज नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजभाषा के संबंध में सत्य है? यानी राजभाषा के संबंध में नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए है शासन द्वारा स्वीकृत भाषा, यानी राजभाषा जो होती है शासन के द्वारा स्वीकृत भाषा होती है। बी है संविधान अथवा विधायिका द्वारा शासकीय कार्य हेतु स्वीकृत भाषा, यानी राजभाषा जो होती है संविधान के द्वारा अथवा विधायिका के द्वारा शासन के कार्यों के लिए स्वीकृत भाषा होती है। सी है दोनों सत्य है, डी है दोनों असत्य हैं। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी दोनों सत्य हैं। यानी ऊपर जो दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों कथन राजभाषा के संदर्भ में सत्य हैं, क्योंकि राजभाषा शासन के द्वारा स्वीकृत भाषा होती है और उसे संविधान के द्वारा भी या विधायिका के द्वारा भी स्वीकृति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, संसद में हिंदी प्रयोग किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 और डी है अनुच्छेद 220। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 120। यानी दोस्तों, संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी इसके बारे में अनुच्छेद 120 में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 124 यह कहता है कि संसद का कामकाज जो होगा वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है, यानी हिंदी के प्रयोग का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 120 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को निम्नलिखित में से कौन सा स्तर प्रदान किया गया है? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी है मानक भाषा और डी है संपर्क भाषा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी राजभाषा। यानी संविधान के माध्यम से हिंदी को राजभाषा का स्तर प्रदान किया गया है और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा यह स्तर प्रदान किया गया है। यानी हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी, यह अनुच्छेद 343 कहता है। अगला प्रश्न है,
राज्य की राजभाषा को मान्यता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी जिस प्रकार से राष्ट्र की यानी देश की राजभाषा है, भारत की राजभाषा है, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की भी अपनी राजभाषा हो सकती है। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि राज्य की जो राजभाषा होती है वो उसका मान्यता किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? अनुच्छेद 345, बी है अनुच्छेद 346, सी है अनुच्छेद 347 और डी है अनुच्छेद 349। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 345। यानी अनुच्छेद 345 यह कहता है कि कोई भी राज्य यानी किसी भी राज्य का विधानमंडल अपने राज्य के अंतर्गत बोले जाने वाली किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर सकती है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम का संसद द्वारा अधिनियमन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1963, बी है 1965, सी है 1967 और डी है 1971। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1963। यानी राजभाषा अधिनियम संसद के द्वारा 1963 में बनाया गया था और इसमें इस बात का प्रावधान किया गया था कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग उसी रूप में जारी रहेगा जिस रूप में इससे पहले अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व भारतीय संविधान ने किसे प्रदान किया है? यानी भारतीय संविधान ने किसको कहा है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना आपका उत्तरदायित्व होगा? ऑप्शन ए है संसद, बी है न्यायालय, सी है राज्य और डी है संघ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी संघ। यानी हिंदी के प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी संघ को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? यानी भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची ऐसी है जिसमें भाषाओं की सूची प्रदान की गई है? ये 7वीं, बी है 8वीं, सी है 10वीं और डी है 12वीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 8वीं। यानी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची दी गई है और 8वीं अनुसूची में दोस्तों कुल 22 भाषा दिए हुए हैं जिसमें हिंदी भी शामिल है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? यानी जो उच्चतम न्यायालय की भाषा होगी और जो उच्च न्यायालय की भाषा होगी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उसका प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 348, बी है अनुच्छेद 349, सी है अनुच्छेद 350 और डी है अनुच्छेद 351। आपका सही उत्तर है ऑप्शन यानी अनुच्छेद 348। यानी अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का वर्तमान समय में भाषा अंग्रेजी है। यानी इसका कामकाज जो है अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? यह है कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी का व्याकरण समान होता है। यानी जो कार्यालय हिंदी हो और जो सामान्य हिंदी होता है उसका व्याकरण दोनों का समान होता है। बी है सामान्य हिंदी का मौखिक रूप व्याकरण सम्मत नहीं होता है। यानी जो हिंदी सामान्य रूप से बोली जाती है उसका जो रूप होता है वो व्याकरण सम्मत नहीं होता है। ऑप्शन सी है कि सामान्य हिंदी का लिखित रूप व्याकरण सम्मत होता है। यानी सामान्य जो हिंदी होती है उसको जब हम लिखते हैं तो उसका लिखित स्वरूप जो होता है वह व्याकरण सम्मत होता है। आपको इसमें से कौन सा कथन असत्य है वो चुनना है। आपका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर भी ऑप्शन डी है। यानी जो ऊपर कथन दिए गए हैं तीनों कथन सही हैं, इसमें कोई कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? यानी राजभाषा की जो संसदीय समिति गठित की जाती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है 15, बी है 20, सी है 25 और डी है 30। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 30। यानी राजभाषा की जो संसदीय समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कार्यालय हिंदी के विषय में सत्य है। ए है पारिभाषिक शब्दावली का अधिक प्रयोग, बी है कर्मवाच्य का अधिक प्रयोग, सी है शासन की कार्यप्रणाली का प्रयोग, डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। यानी कार्यालय हिंदी जो है पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करता है,
कर्मवाच्य का भी प्रयोग करता है और शासन की कार्यप्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ऊपर जो तीनों कथन है वो कार्यालय हिंदी के विषय में सही हैं। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा राजभाषा संकल्प कब पारित किया गया? ए है 1963, बी है 1968, सी है 1973, डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 1968 में। यानी संसद के द्वारा राजभाषा संकल्प 1968 में पारित किया गया था, जिसमें राजभाषा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से उसका विकास किया जा सके, इसके बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं, यानी इसमें से कौन सही सुमेलित है इसके बारे में बताना है। राजभाषा अधिनियम 1963, यानी राजभाषा अधिनियम कब आया था? 1963 में। राजभाषा नियम कब बना था? 1976 में। राजभाषा संकल्प कब आया था? 1968 में। और डी है उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि ऊपर जो तीनों कथन दिए गए हैं तीनों सुमेलित हैं, क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 में ही बना था, राजभाषा नियम भी 1976 में आया था और राजभाषा संकल्प जो है 1968 में ही पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? यानी प्रयोजन मूलक हिंदी या कार्यालय हिंदी के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है फंक्शनल हिंदी, ऑप्शन बी है फंडामेंटल हिंदी, ऑप्शन सी है प्रैक्टिकल हिंदी और ऑप्शन डी है ऑफिशियल हिंदी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी फंक्शनल हिंदी। यानी प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए या कार्यालय हिंदी के लिए फंक्शनल हिंदी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा कौन मानी जाती है? यानी न्यायालयों में, जैसे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कामकाज की भाषा कौन सी भाषा है? ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है उर्दू और डी है फारसी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अंग्रेजी। यानी न्यायालयों में आज भी कामकाज की भाषा अंग्रेजी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ए है अनुच्छेद 350, बी है 351, सी है 352 और डी है 353। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 351। यानी हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था अनुच्छेद 351 में की गई है और हिंदी के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संघ को सौंपी गई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।